नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 के बारे में, जिसका नाम है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। यानी किसी वस्तु, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस को कोर्ट के सामने लाने के लिए क्या कानूनी प्रोसेस होता है। ये चैप्टर BNSS 2023 के सेक्शन 94 से लेके 110 तक कवर करता है, जिसमें बताया गया है कि सर्च वारंट कैसे इशू होता है, किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करवाने का प्रोसेस क्या होता है, किसी सस्पेक्ट प्रॉपर्टी को कैसे सीज किया जा सकता है और कौन से ऑफिसर्स या कोर्ट इसमें अथॉरिटी रखते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर लीगल नॉलेज जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 का सिंपल और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन। बात करते हैं पार्ट ए, समन्स टू प्रोड्यूस। सेक्शन 94, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ये सेक्शन बात करता है जब किसी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी और चीज़ की कोर्ट या पुलिस को ज़रूरत हो किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, तो वो उस चीज़ को मंगवाने के लिए सम्मन या रिटन ऑर्डर दे सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 94, सम्मन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग। Clause 1. Whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita, by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer may, by a written order, either in physical form or in electronic form, require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce it or to produce it at the time and the place stated in the summons or order. क्लोज 1 बात करता है कोर्ट या पुलिस ऑफिसर जब ये समझते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप चैट्स या किसी और फिजिकल चीज़ का प्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए नेसेसरी या डिज़ायरेबल है, तो वो सम्मन या रिटन ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर पुलिस को लगता है कि किसी सस्पेक्ट के फ़ोन में डिजिटल एविडेंस हैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स एक्सेट्रा, तो वो उस पर्सन को एक रिटन ऑर्डर भेजकर उस फ़ोन को प्रेजेंट कराने के लिए कह सकता है। आफ्टर दैट, क्लोज 2, एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेयरली to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same. ये क्लोज बात करता है अगर किसी पर्सन को सिर्फ चीज़ या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, तो उसे पर्सनली कोर्ट आना जरूरी नहीं है। अगर वो किसी और के थ्रू या किसी और तरीके से वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ भेज देता है, तो भी उसने सेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है। आफ्टर दैट, क्लोज 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 और to apply to a letter, postcard or other document or any parcel or a thing in the custody of the postal authority. क्लोज 3 कहता है कि इस सेक्शन की कुछ लिमिटेशन भी हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 129 एंड 130 को अफेक्ट नहीं करता, जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। ये पोस्टल अथॉरिटी के पास जो लेटर्स, पार्सल्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर अप्लाई नहीं करता। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी लेटर या पार्सल को पोस्ट ऑफिस ने होल्ड करके रखा है, तो कोर्ट डायरेक्टली पोस्टल अथॉरिटी को इस सेक्शन के तहत ऑर्डर नहीं दे सकती।
Let's break it into a simple chart for better understanding. Summons to produce document or other thing. Issuance of summon and order. If any court or officer in charge of a police station believes that certain document, electronic communication or other items are needed for an investigation, inquiry, trial or proceedings, they can issue a summon or written order in physical or electronic form. The person in possession of these items will required to attend and produce them at a time and a place specified. मतलब कोर्ट या पुलिस ऑफिसर जब ये समझते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या किसी और फिजिकल चीज़ का प्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए नेसेसरी या डिज़ायरेबल है तो वो सम्मन या रिटर्न ऑर्डर इशू कर सकते हैं. आफ्टर दैट, alternative to personal attendance. If a person is required to produce a document or item, they can comply by sending the document or item without attending in person. अगर किसी पर्सन को सिर्फ चीज़ या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है तो उसे पर्सनली कोर्ट आना जरूरी नहीं है. अगर वो किसी और के थ्रू किसी और तरीके से वो डॉक्यूमेंट या चीज़ भेज देता है तो भी उसने सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है. After that, exemptions. This section does not affect section 129 and 130 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 or the Bankers Books Evidence Act 1891. It does not apply to letters, postcards, parcels or items in the custody of postal authorities. मतलब इस सेक्शन की कुछ लिमिटेशन भी हैं. ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 129 एंड 130 को अफेक्ट नहीं करता जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, या फिर पोस्टल अथॉरिटी के पास जो लेटर्स, पार्सल्स या डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर अप्लाई भी ये नहीं होता. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स. सेक्शन 95 बात करता है कि अगर किसी लेटर, पार्सल या डॉक्यूमेंट जो पोस्टल अथॉरिटी के पास है उसकी ज़रूरत हो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में तो उसे कैसे लीगली कोर्ट या पुलिस मंगवा सकती है. लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स. क्लोज 1. If any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is, in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate, court of session or high court, wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita, such magistrate or court may require the postal authority to deliver the documents, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs. ये क्लोज बात करता है अगर किसी लेटर, पार्सल या चीज़ की ज़रूरत है जो पोस्टल अथॉरिटी के पास है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसको कोर्ट या मजिस्ट्रेट डेजिग्नेट करे. After that, clause 2. If any such document, parcel or a thing is in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a magistrate, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1. क्लोज 2 बात करता है कि अगर किसी और मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल ज़रूरी है तो वो पोस्टल अथॉरिटी को कह सकता है कि वो उस पार्सल या डॉक्यूमेंट को सर्च करके होल्ड करे जब तक हायर अथॉरिटी, डीएम, सीजीएम या कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता. लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपल चार्ट. प्रोसीजर एज टू लेटर्स. डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पोस्टल कस्टडी. इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और आइटम इन postal custody is needed for an investigation, inquiry, trial or other proceedings, the district magistrate, chief judicial magistrate, court of session or high court can order the postal authority to deliver it to the person specified by the court और मजिस्ट्रेट. मतलब किसी लेटर, पार्सल या किसी चीज़ की ज़रूरत है जो पोस्टल अथॉरिटी के पास है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट को लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के लिए इम्पोर्टेंट है
तो वो पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है कि वो डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसको कोर्ट या मजिस्ट्रेट डेजिग्नेट करे। आफ्टर दैट, सर्च एंड डिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। If a document, parcel or item is needed for such purposes and is in postal custody, any other magistrate, executive or judicial or commissioner of police, district superintendent of police may request the postal authority to search for and detain the item until the order from the higher authority, DM, CJM or court is received। मतलब अगर किसी और मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल ज़रूरी है, तो वो पोस्टल अथॉरिटी को कह सकता है कि वो उस पार्सल या डॉक्यूमेंट को सर्च करके होल्ड करे जब तक हायर अथॉरिटी DM, CJM या कोर्ट अगला ऑर्डर ना दे दे। इन शॉर्ट, सेक्शन 95 का पर्पस ये है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में पोस्ट ऑफिस के पास रखे डॉक्यूमेंट, लेटर्स या पार्सल काफ़ी इम्पोर्टेंट हों तो उसको लीगली एक्सेस करने का प्रोसेस यहाँ बताया गया है। लेकिन बिना ऑर्डर के पोस्टल चीज़ों को नहीं उठाया जा सकता, प्रॉपर अथॉरिटी की परमिशन जरूरी है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पार्ट बी, सर्च वारंट्स। सेक्शन 96, व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। ये सेक्शन बात करता है कि किस सिचुएशन में कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है, स्पेशली जब किसी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी चीज़ की जरूरत हो और कोर्ट को लगे कि समन या रिक्विजिशन से काम नहीं चलेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 96, व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। क्लोज 1, वेयर any court has reason to believe that a person to whom a summon order under section 94 or a requisition under subsection 1 of section 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition, or such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person, or the court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceedings under this Sanhita will be served by a general search or inspection, it may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained। क्लोज 1 बात करता है कि कोर्ट कब सर्च वारंट इशू कर सकती है। इसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि जिसे सेक्शन 94 समन्स या सेक्शन 95 रिक्विजिशन टू पोस्टल अथॉरिटी भेजा है वो डॉक्यूमेंट या चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वो डायरेक्टली सर्च वारंट इशू कर सकती है। नंबर 2, अगर किसी भी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं कोर्ट को पता ही नहीं है, तो कोर्ट जनरल सर्च अलो कर सकती है। नंबर 3, अगर कोर्ट को लगे कि इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में हेल्प मिलेगी एक जनरल सर्च से, तो भी सर्च वारंट इशू कर सकती है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो पुलिस को शक है कि एक साइबर कैफे में इलीगल डेटा स्टोर है, लेकिन किस कंप्यूटर में है ये नहीं पता, तो कोर्ट जनरल इंस्पेक्शन, सर्विलियंस के लिए वारंट दे सकती है। After that, clause 2, the court may, if it thinks fit, specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified। क्लोज 2 बात करता है कोर्ट सर्च वारंट में स्पेसिफिक जगह या रूम या पार्ट मेंशन कर सकती है और वारंट एग्जीक्यूट कराने वाले ऑफिसर को सिर्फ वही जगह सर्च करनी होती है। आफ्टर दैट, क्लोज 3, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। क्लोज 3 बात करता है कि पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में रखे डॉक्यूमेंट या पार्सल के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। When search warrant may be issued. Grounds for issuing a search warrant. A court may issue a search warrant if the person who has received a summon or requisition under section 94 or 95 is unlikely to produce the document or item. The document or item is not known to be in the possession of anyone.
The court believes that a general search or inspection will aid the investigation, trial or proceedings. इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट 3 कंडीशंस में सर्च वारंट इशू कर सकती है। नंबर 1, अगर कोर्ट को लगता है कि जिसे सेक्शन 94 सम्मन या सेक्शन 95 रिक्विजिशन ऑफ पोस्टल अथॉरिटी भेजा गया है वो डॉक्यूमेंट या चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कोर्ट डायरेक्टली सर्च वारंट इशू कर सकती है। दूसरा, अगर किसी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं कोर्ट को पता ही नहीं है, तो कोर्ट जनरल सर्च अलो कर सकती है। तीसरा, अगर कोर्ट को लगे कि इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में हेल्प मिलेगी एक जनरल सर्च से, तो भी सर्च वारंट इशू कर सकती है। After that, specification of search area. The court may specify in the warrant the exact place or part of the place to be searched. The person executing the warrant is limited to searching or inspecting only the specified area. मतलब कोर्ट सर्च वारंट में स्पेसिफिक जगह या रूम या पार्ट मेंशन कर सकती है और वारंट एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर को सिर्फ वही जगह सर्च करनी होती है। After that, postal authority restrictions. Only a district magistrate or chief judicial magistrate can issue a search warrant to search for a document, parcel or other item in the custody of a postal authority. पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में रखे गए डॉक्यूमेंट्स या पार्सल के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सर्च वारंट इशू कर सकता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 96 ये इंश्योर करता है कि जब सिंपल सम्मन या ऑर्डर काम ना करे तो कोर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप सर्च वारंट ले सकती है, लेकिन ये पावर भी केयरफुली दी गई है और पोस्टल जैसे सेंसिटिव चीज़ों के लिए सिर्फ सीनियर मजिस्ट्रेट ही वारंट इशू कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 97 की, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अगर किसी मजिस्ट्रेट को शक है कि किसी जगह पर चोरी का माल, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स रखे हुए हैं या उनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो सर्च वारंट इशू करके उस जगह को सर्च करवाया जा सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc. Clause 1. If a district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of first class, upon information and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable, subclause A, to enter with such assistance as may be required such place. Subclause B, to search the same in the manner specified in the warrant. Subclause C, to take possession of any property or article therein found which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article to which this section applies. Subclause D, to convey such property or article before magistrate or to guard the same on the spot until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place of safety. Subclause E, to take into custody and carry before a magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit, sale or production of any such property or articles, knowing or having reasonable cause to suspect it to be stolen property or as the case may be, objectionable article to which this section applies. क्लोज 1 बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिले और बेसिक इंक्वायरी के बाद उन्हें रीजनेबल बिलीव हो कि किसी जगह पे चोरी का माल डिपॉजिट या सेल हो रहा है, ये काउंटरफिट करेंसी या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ऑब्सीन मटेरियल वहाँ रखे गए हैं, तो वो एक वारंट इशू कर सकते हैं और किसी कांस्टेबल से ऊपर के रैंक के पुलिस ऑफिसर को ये पावर्स मिलती हैं उस प्लेस में एंटर करने की पावर, जरूरत पड़े तो हेल्प के साथ। दूसरा, सर्च करने की पावर एज पर वारंट इंस्ट्रक्शन। तीसरा, अगर कोई चोरी का सामान या ऑब्जेक्शनेबल आइटम मिले तो उसे सीज कर सकते हैं। चौथा, उस सामान को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं या वहीं गार्ड कर सकते हैं टिल एक्यूज्ड इज टेकन टू कोर्ट। पांचवा, उस पर्सन को कस्टडी में ले सकते हैं जो वहाँ पाया गया है और उसके इन्वॉल्वमेंट के रीजनेबल डाउट हो। आफ्टर दैट, क्लोज 2,
The objectionable article to which the section applies are counterfeit coin, piece of metal made in contravention of the Coinage Act 2011 or brought into India in contravention of any notification for the time being in force issued under Section 11 of Customs Act 1962. Counterfeit currency note, counterfeit stamps, forged documents, false seals, obscene object referred to in Section 294 to Bharatiya Nyaya Samhita 2023, an instrument or material used for the production of any of the articles mentioned in Clause A to F. क्लोज 2 बात करता है कौन से आइटम्स ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स कहलाते हैं। इस सेक्शन ने स्पेशली लिस्ट दिया है नकली सिक्के, ऐसे मेटल पीसेस जो कॉइनेज एक्ट के अगेंस्ट बनाए गए हों या इलीगल इंपोर्ट किए गए हों, नकली करेंसी या नकली स्टैम्प्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, झूठी सील्स, अश्लील ऑब्जेक्ट जो सेक्शन 294 BNS के अंदर आते हैं, इन सभी चीज़ों को बनाने के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल। After that, we will talk about Section 98, power to declare certain publication forfeited and to issue search warrants for same. ये सेक्शन बात करता है अगर कोई न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट ऐसे कंटेंट पब्लिश कर रही हैं जो BNS के सर्टेन सेक्शंस के तहत पनिशेबल हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पब्लिकेशन को जब्त कर सकती है और उसके लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन। Section 98, power to declare certain publication forfeited and issue search warrant for same. Clause 1, where Subclause A, any newspaper or book, or Subclause B, any document, wherever printed appears to the state government to contain any matter the publication of which is punishable under Section 152 or Section 196 or Section 197 or Section 294 or Section 295 or Section 299 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023. The state government may, by notification stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to the government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India, and any magistrate may by warrant authorize any police officer not below the rank of sub-inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be. क्लोज 1 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है फॉर फीचर करने की और सर्च करने की। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई न्यूज़पेपर या बुक, कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी प्रिंट हुआ है, ऐसे कंटेंट को पब्लिश करती है जो पनिशेबल है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295 या 299 के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें रीजन दिया होगा हर कॉपी ऑफ द इशू, बुक, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के नाम फॉरफिटेड डिक्लेयर की जाएगी। पुलिस ऑफिसर उसे सीज कर सकते हैं चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो। मजिस्ट्रेट एक सर्च वारंट इशू कर सकता है किसी सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के ऑफिसर को जिसे वो प्रीमाइसेस में एंटर करके वो आइटम ढूंढनी होगी। After that, clause 2, in this section and in section 99, subclause A, newspaper and book have the same meaning as in the Press Resignation of Books Act 1867. Subclause B, document includes any painting, drawing or photograph or other visible representation. इस सेक्शन के लिए कुछ टर्म्स डिफाइन की गई हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर और बुक। इनका मतलब वही है जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में दिया गया है, और डॉक्यूमेंट इसका मतलब है पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन शामिल हो जिसमें। आफ्टर दैट क्लोज 3, no order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provisions of section 99. कोर्ट इस सेक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर या एक्शन लिए गए हैं वो सिर्फ सेक्शन 99 के प्रोसीजर के थ्रू ही कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। डायरेक्ट चैलेंज किसी और तरीके से कोर्ट में अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट सेक्शन 98 एक प्रिवेंटिव पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को
जिससे वो देश के किसी भी कोने में डेंजरस या प्रोवोकेटिव पब्लिकेशन को बैन कर सकते हैं और उनकी कॉपीज फॉरफिट करके सीज करवा सकते हैं। ये सेक्शन पब्लिक पीस और नेशनल यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पावर का मिसयूज ना हो इसलिए चैलेंज करने का रूट भी दिया गया है ओनली थ्रू सेक्शन 99। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 99, application to High Court to set aside declaration of forfeiture. Section 99, application to High Court to set aside declaration of forfeiture. ये सेक्शन बात करता है अगर किसी बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट को सेक्शन 98 के तहत जब्त किया गया हो तो उसमें इंटरेस्टेड पर्सन हाई कोर्ट में जाकर 2 महीने के अंदर उस फॉरफीचर को चैलेंज कर सकता है, ये कहकर कि वो कंटेंट एक्चुअली पनिशेबल नहीं था। Let's read the section for better understanding. Section 99, application to High Court to set aside declaration of forfeiture. Clause 1. Any person having any interest in any newspaper, book or other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made under Section 98 may, within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration, apply to the High Court to set aside such declaration on the ground of that issue of newspaper or the book or other document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as it referred to in subsection 1 of section 98। ये क्लोज बात करता है अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट है, जैसे पब्लिशर, ओनर या एडिटर, उस बुक या डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर में जो सेक्शन 98 के अंडर फॉरफिट हुई है, तो वो पर्सन 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है, ये कहकर उस इशू में वैसा कोई पनिशेबल कंटेंट था ही नहीं जो सेक्शन 98 क्लोज 1 में मेंशन है। आफ्टर दैट क्लोज 2, every such application shall where the High Court consists of 3 or more judges be heard and determined by a special bench of High Court composed of 3 judges, and where the High Court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all the judges of the High Court. क्लोज 2 बात करता है अगर हाई कोर्ट में 3 या ज़्यादा जजेस हैं तो एप्लीकेशन एक स्पेशल बेंच सुनेगा, अगर जजेस 3 से कम हैं तो पूरा हाई कोर्ट बेंच ही केस सुनेगा। आफ्टर दैट क्लोज 3, on the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made. क्लोज 3 बात करता है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, बुक की कॉपी एज एविडेंस यूज की जा सकती है, ये दिखाने के लिए उसमें क्या लिखा था, क्या रिप्रेजेंटेशन था। आफ्टर दैट क्लोज 4, द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड that the issue of the newspaper or the book or other document in respect of which the application has been made contained any such matter as is referred to in subsection 1 of the section 98 set aside the declaration of forfeiture। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 98 क्लोज 1 के तहत कोई पनिशेबल मैटर था ही नहीं, तो वो फॉरफीचर का ऑर्डर कैंसिल या फिर सेट असाइड कर देगा। आफ्टर दैट क्लोज 5, where there is difference of opinion among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority of those judges। मतलब अगर 3 जज में से ओपिनियन अलग अलग हो तो मेजोरिटी का डिसीजन वैलिड माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 98 के अंदर उस मैगजीन के सारे इशू को फॉरफिट कर दिया और पुलिस से सीजर करवा लिया। पब्लिशर को लगता है कि आर्टिकल में कुछ भी इलीगल या पनिशेबल नहीं था, तो वो सेक्शन 99 के अंदर विद इन 2 months हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है। हाई कोर्ट उस पब्लिकेशन को देखता है और सुनवाई करता है, और अगर उसे लगता है कि सेक्शन 152 और सेक्शन 294 या किसी रेलेवेंट सेक्शन का वायलेशन नहीं हुआ है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के फॉरफीचर ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है।
Let's break it into a simple chart for better understanding. Section 99 Application to High Court to set aside declaration of forfeiture. एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट. हु कैन अप्लाई? कौन अप्लाई कर सकता है? एनी पर्सन विद इन एन इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर, बुक, डॉक्यूमेंट और डिक्लेयर फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 98. आफ्टर दैट व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करना होगा? विद इन 2 months फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ फॉरफीचर इन द ऑफिशियल गैजेट. After that, grounds for application. The material did not contain any unlawful matter as per section 98 clause 1. मतलब कोई भी मटेरियल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98 क्लोज 1. इसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या है. स्पेशल बेंच फॉर्मेशन. हाई कोर्ट क्या करेगा? एक स्पेशल बेंच बनाएगा जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जजेस होंगे और किसी पर्टिकुलर कोर्ट में 3 जजेस से कम हैं तो सारे के सारे जजेस उस कोर्ट के उस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करेंगी. After that, evidence admissibility. Copies of the newspaper, book, documents can be used as evidence. मतलब कि उनकी कॉपी एज ए एविडेंस यूज की जा सकती है अगर ऑर्डर सेट असाइड हो जाता है तो. आफ्टर दैट डिसीजन. इफ हाई कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड द मटेरियल कंटेंट अनलॉफुल मैटर, डेक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर इज सेट असाइड. अगर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 98 क्लोज 1 के तहत कोई पनिशेबल मैटर था ही नहीं तो फॉरफीचर का ऑर्डर कैंसिल या सेट असाइड कर देगा. After that, disagreement among judges. Decision follows the majority opinion of the special bench. मतलब अगर 3 जजेस में ओपिनियन अलग अलग हो तो मेजोरिटी का डिसीजन वैलिड माना जाएगा. इन शॉर्ट, सेक्शन 99 एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जिससे इंश्योर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के फॉरफीचर ऑर्डर्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना किया जाए. अगर किसी पब्लिशर, एडिटर या स्टेक होल्डर को लगता है कि उनके कंटेंट में कुछ भी पनिशेबल नहीं था तो 2 महीने के अंदर वो हाई कोर्ट में अपना न्याय ले सकते हैं और सुनवाई भी एक स्पेशल बेंच के जज करते हैं जिससे फेयरनेस और बैलेंस बना रहे. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 100. सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड. अगर किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से बंद या फिर रॉन्गफुली कन्फाइंड है यानी उसकी कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस है तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए. लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 100. सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड. If any district magistrate, sub-divisional magistrate or magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant and for the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined and such search shall be made in accordance therewith and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. ये सेक्शन बात करता है जब मजिस्ट्रेट को ये रीजन टू बिलीव हो कि कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से कन्फाइंड है और ये कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस के बराबर है जैसे किडनैपिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अंडर BNS एक्सेट्रा. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सर्च वारंट इशू कर सकते हैं. पुलिस या कंसर्न ऑफिसर उस जगह को सर्च करेगा जहां वो व्यक्ति हो सकता है. अगर व्यक्ति मिलता है तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. अब बात आती है केस के सर्कमस्टांसेस देख के मजिस्ट्रेट एप्रोप्रिएट ऑर्डर देगा. जैसे पर्सन को रिहा करना है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है या मेडिकल चेकअप के लिए ऑर्डर देना है. इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं. मान लीजिए एक लड़की को उसके घर वाले जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी शादी करवा रहे हैं. एक लोकल NGO को इस बात की खबर मिलती है और वो लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट कर देते हैं. तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस हो सकता है तो वो सेक्शन 100 के अंदर सर्च वारंट इशू कर देगा. पुलिस जाकर उस जगह को सर्च करती है, लड़की को बंद पाया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है. मजिस्ट्रेट उसकी बात सुनता है और तुरंत उसकी रिहाई का ऑर्डर देता है. Let's break it into a simple chart for a better understanding. Section 100. Search for person wrongfully confined. Who can act? District magistrate, sub-divisional magistrate and magistrate of first class. After that, when to act? If the person reason to believe that person is confined
Under the circumstances, confinement amounts to an offense. After that, action. Issue a search warrant. After that, execution of warrant. Person directs the warrant conducted the search, and search must be made in accordance with the warrant. After the person is found, the person is immediately taken before a magistrate, and magistrate makes an appropriate order based on circumstances of the case. इन शॉर्ट सेक्शन 100 एक इम्पोर्टेंट सेफगार्ड प्रोविजन है जिसका यूज़ उन लोगों को बचाने के लिए किया जाता है जो गलत तरीके से कन्फाइंड हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक एब्यूज़, इलीगल डिटेंशन वाले केसेस। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी वायलेट ना हो, और अगर हो रही है तो मजिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सके थ्रू सर्च वारंट। ये डायरेक्टली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 101 पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। ये सेक्शन बात करता है अगर किसी औरत या लड़की की एब्डक्शन या अनलॉफुल डिटेंशन की शिकायत ओथ पर दी जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस औरत को तुरंत आज़ादी दिलाने में या लड़की को उसके पेरेंट या गार्जियन के पास वापस भेजने का ऑर्डर दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फोर्स भी यूज कर सकते हैं। लेट्स रीड दी सेक्शन। सेक्शन 101 पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। Section 101 Power to compel restoration of abducted females. Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child for any unlawful purpose, a district magistrate, sub-divisional magistrate, or magistrate of first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her parent, guardian, or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary. ये सेक्शन बात करता है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। सबसे पहले अगर किसी महिला या लड़की को ज़बरदस्ती उठाया गया हो या उसे गलत मकसद से रोका गया हो तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। कंप्लेंट लिखाने वाले को हलफनामा देना होता है, यानी ओथ के साथ बताना होता है कि सच में ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं किसके पास पावर होती है एक्शन लेने की। तो ये पावर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। इसमें से कोई भी ऑफिसर कंप्लेंट मिलने के बाद तुरंत ऑर्डर पास कर सकता है। अगर महिला को रोका गया हो तो मजिस्ट्रेट उसके लिए तुरंत आज़ादी का ऑर्डर दे सकता है, और अगर लड़की छोटी है तो उसके माँ बाप, गार्जियन या किसी लीगल जिम्मेदार के पास वापस भेजने के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। अगर सामने वाला ऑर्डर नहीं मानता तो मजिस्ट्रेट फोर्स का यूज भी करवा सकता है, मतलब पुलिस या अथॉरिटी के थ्रू उस महिला या लड़की को वापस लाया जा सकता है। इस सेक्शन का मेन पर्पस है अगर किसी फीमेल की फ्रीडम या सेफ्टी खतरे में हो तो कानून उसके लिए तुरंत और इफेक्टिव एक्शंस ले सकता है। Let's break it into a simple chart for better understanding. Power to compel restoration of abducted females. Section 101. Who can act? District magistrate, sub-divisional magistrate and magistrate of first class. और एक्ट कब करना चाहिए? When to act? Complaint made on oath regarding abduction of a woman or female child. An unlawful detention of a woman or a female child for any lawful purpose. After that, action taken. एक्शन क्या लिया जा सकता है? ऑर्डर फॉर इमीडिएट रेस्टोरेशन एंड रिस्टोर द वुमेन टू हर लिबर्टी एंड रिस्टोर द फीमेल चाइल्ड टू हर पेरेंट, गार्जियन और लॉफुल चार्ज, और यूज फोर्स एज नेसेसरी टू कंपेल कंप्लायंस। इन शॉर्ट, सेक्शन 101 एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जो वुमेन और गर्ल्स, चिल्ड्रन के राइट्स को सेफगार्ड करता है। इसका यूज़ उन केसेस में होता है जहां एब्डक्शन, इलीगल डिटेंशन या ट्रैफिकिंग की कंप्लेंट्स होती हैं। इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है ताकि विक्टिम को फर्दर हार्म ना हो। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि मजिस्ट्रेट बिना डीले के इंटरवेंशन करे और अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्सेस का भी यूज करे ताकि फीमेल को वापस लाया जा सके। ये डायरेक्टली वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड एक इमरजेंसी रिलीफ मैकेनिज्म है। After that, we will talk about section 102, direction etc. of search warrants.
ये सेक्शन बात करता है जो भी सर्च वारंट इशू होते हैं सेक्शन 96, 97, 98 या 100 के अंदर, उन पे सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79 और 80 और 81 के प्रोविजंस लागू होते हैं जितना मुमकिन हो। Let's read the section for better understanding. Direction etc. of search warrants. Section 102. The provisions of section 32, 72, 74, 76, 79 or 80 and 81 shall, far as may be, apply to all search warrants issued under section 96, 97, section 98 or section 100. सेक्शन 102 बात करता है जब भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट किसी जगह पर सर्च वारंट इशू करते हैं, जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें सीज करने के लिए या किसी पर्सन की तलाशी लेने के लिए, तो उस वारंट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई होते हैं। ये स्पेसिफिक रूल्स जो ऑलरेडी सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 में दिए गए हैं, सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन प्रोसीजर और लिमिटेशन को रेगुलेट करते हैं। सेक्शन 102 बताता है कि जब भी सेक्शन 96, 97, 98 या 100 के तहत कोई सर्च वारंट निकाले तो ये पुराने रूल्स भी लागू होंगे ताकि प्रोसीजर सही और फेयर हो। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 102. Direction etc. of search warrants. Relevant sections applicable. The following sections apply to all search warrants issued under Section 96. Search warrant for document or thing. Section 97. Search of place suspected to contain stolen property or forged document etc. Section 98. Forfeiture of certain publication and search warrant. And Section 100. Search for person wrongfully confined. Applicable provisions. The search warrant shall comply with the provisions of Section 32. Execution of processes by magistrate. Section 72. Form of summon and service. Section 74. Service when person summoned cannot be found. Section 76. Arrest or search how made. Section 79. Warrant directed to a police officer. Section 80. Warrant directed to any other person. And Section 81. Procedure on arrest of a person outside jurisdiction. अब चार्ट देखने के बाद आइए सिंपल शब्दों में समझते हैं कि सेक्शन 102 क्या कहता है। ये सेक्शन बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी केस में सर्च वारंट इशू हुआ है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट के लिए हुआ हो, चोरी का माल पकड़ा गया हो या गलत पब्लिकेशन हो या किसी को ज़बरदस्ती बंद करके रख, तो उस वारंट को कैसे हैंडल करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स ऑलरेडी लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि वारंट कैसे दिया जाए, कैसे सर्व किया जाए, अगर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा हो तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर किसी और पर्सन के थ्रू हो तो क्या रूल्स लगेंगे, और अगर किसी दूसरे एरिया में जाके अरेस्ट या सर्च करना हो तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो सिंपल भाषा में अगर किसी भी टाइप का सर्च वारंट इशू होता है तो उसे प्रॉपर लीगल तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है और उसमें सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसीजर क्लियर है, रैंडम तरीके से सर्च नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि सर्च लीगल तरीके से हो, बिना किसी के राइट्स वायोलेट किए। बस चार्ट के अकॉर्डिंगली याद रखना है कि कौन से सेक्शन कब अप्लाई होते हैं, और जब वारंट इशू हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त ये सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। So that we will talk about section 103, person in charge of closed place to allow search. ये सेक्शन बात करता है जब भी कोई ऐसी जगह जिसका सर्च वारंट है और वो बंद है तो जो भी वहाँ का मालिक है या जिम्मेदार है उसे सर्च करने वाले ऑफिसर की मदद करनी पड़ेगी। Let's read the section first for better understanding. Section 103, person in charge of closed place to allow search. Clause 1. Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant and on production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. क्लोज 1 बात करता है अगर कोई जगह जहाँ सर्च होना है वो बंद है या लॉक्ड है या क्लोज्ड है तो जो भी व्यक्ति उस जगह में रहता है या वहाँ का इंचार्ज है, सर्च वारंट देख के उसको सर्च करने में मदद करनी पड़ेगी।
इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पुलिस एक लॉक्ड गोडाउन के वारंट लेकर जाती है। उस गोडाउन का चौकीदार या मालिक अगर अंदर है तो उन्हें पुलिस को अंदर जाने देना होगा। आफ्टर दैट क्लोज 2, if the ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 44। क्लोज 2 बात करता है अगर बंद जगह का दरवाजा खोलने से मना कर दिया जाए तो पुलिस फोर्सफुली भी एंटर कर सकती है, जैसे कि सेक्शन 44 क्लोज 2 के अंदर परमिशन होती है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए दरवाजा नहीं खोला जा रहा तो पुलिस ताला तोड़कर अंदर जा सकती है। आफ्टर दैट क्लोज 3, वेयर any person in or about such place is reasonably suspected or concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency। क्लोज 3 बात करता है अगर किसी को शक हो कि कोई व्यक्ति अपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपा रहा है तो उसका सर्च किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति महिला है तो सर्च सिर्फ एक और महिला के द्वारा और शराफत के साथ किया जाएगा। आफ्टर दैट क्लोज 4, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल call upon 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate, or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be witness to the search, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them so to do। क्लोज 4 बात करता है सर्च शुरू करने से पहले ऑफिसर को 2 या 2 से ज़्यादा ईमानदार और लोकल लोगों को बुलाकर सर्च विटनेस बनाना होता है। अगर लोकल लोग अवेलेबल ना हो तो किसी और एरिया के लोग भी बुलाए जा सकते हैं, उनको लिखित ऑर्डर दिया जाता है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी गली में सर्च कर रही है तो आसपास 2 लोगों को विटनेस बनाकर उनके सामने सर्च करेगी। After that, clause 5, the search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses. But no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it। क्लोज 5 बात करता है कि सर्च उन लोगों के सामने ही किया जाएगा जो चीज़ें मिलेंगी उनकी लिस्ट बनेगी और विटनेसेस लोग उस पर साइन करेंगे। कोर्ट तब तक उनको विटनेस बनाकर नहीं बुलाएगी जब तक जरूरत ना हो। इम्पोर्टेंट ये है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है ताकि बाद में कोई ना कहे कि पुलिस ने कुछ गलत काम किया है। आफ्टर दैट क्लोज 6, द occupant of the place searched or some person in his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and a copy of list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant or person। क्लोज 6 बात करता है जिस घर या जगह में सर्च हो रहा है उस घर के मालिक या कोई रिप्रेजेंटेटिव सर्च के दौरान प्रेजेंट रह सकते हैं। जो लिस्ट बनाई गई है उसकी कॉपी उस व्यक्ति को देनी होती है। आफ्टर दैट क्लोज 7, when any person is searched under subsection 3, a list of all the things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person। क्लोज 7 बात करता है अगर किसी पर्सन का पर्सनल सर्च किया गया है क्लोज 3 के अंडर तो उसके पास जो चीज़ें मिली हैं उसकी लिखित लिस्ट बनाई जाएगी और उस पर्सन को कॉपी भी दी जाएगी। आफ्टर दैट क्लोज 8, any person who without reasonable cause refuses or neglects to attend and witness a search under this section when called upon to do so by any order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed an offence under section 222 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। क्लोज 8 बात करता है अगर किसी व्यक्ति को विटनेस बनने के लिए लिखित ऑर्डर दिया गया है और वो बिना वैलिड रीजन के ना आए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। उसने सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 का ऑफेंस किया है।
उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी को सर्च विटनेस बनने के लिए बुलाती है और वो इग्नोर करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। Let's understand it with the help of chart for better understanding. Person in charge of closed place to allow search under section 103. Access to closed place. When search warrant is issued for a closed place, the person residing in or in charge of a place must allow access on demand by the officer after the warrant is shown. मतलब अगर कोई जगह बंद है जो सर्च करनी है या लॉक्ड है तो जो उसे पुलिस की मदद करनी पड़ेगी वारंट देखकर। आफ्टर दैट इफ एक्सेस इज डिनाइड, इफ एक्सेस कैन नॉट बी गेन्ड, द ऑफिसर में टेक एक्शन एज पर सेक्शन 44 क्लोज टू फोर्स एंट्री। अगर बंद जगह का दरवाजा खोलने से मना कर दिया जाए तो पुलिस फोर्सफुली एंटर भी कर सकती है, जैसे सेक्शन 44 क्लोज 2 के अंदर परमिशन दी गई है। आफ्टर दैट search of suspected person. If any person in the place is suspected of hiding something, the person may be searched. If a woman searched, it must be done by another woman with strict decency. अगर पुलिस को शक है कोई व्यक्ति अपने कपड़ों में कुछ छुपा रहा है तो उसको तुरंत सर्च किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति महिला है तो सर्च सिर्फ एक और महिला के द्वारा और शराफत के साथ किया जाएगा। After that, witnesses for the search. The officer must call 2 or more independent respectable witnesses from the locality or nearby locality if needed to be present during the search. The officer can issue an order in writing for them to attend. मतलब सर्च शुरू करने से पहले ऑफिसर को 2 या 2 से ज़्यादा ईमानदार और लोकल लोगों को बुलाकर सर्च विटनेस बनाना होता है। अगर लोकल लोग अवेलेबल ना हो तो किसी और एरिया के लोग भी बुलाए जा सकते हैं, उनको लिखित ऑर्डर दिया जाता है। आफ्टर दैट सर्च प्रोसेस, द सर्च मस्ट बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस. A list of seized items and their locations must be prepared and signed by the witnesses. And witnesses are not required to attend the court unless specifically summoned. मतलब सर्च उन लोगों के सामने ही किया जाएगा जो चीज़ें मिलेंगी, उसकी लिस्ट बनेगी और विटनेसेस लोग उस पर साइन करेंगे। कोर्ट तब तक उनको विटनेस बनाकर नहीं बुलाएगी जब तक जरूरत ना हो। And next is right to attend the search. The person whose place is being searched for a representative be allowed to attend the search and a copy of the list signed by the witnesses must be given to them. जिस घर या जगह में सर्च हो रहा है उस घर का मालिक या कोई रिप्रेजेंटेटिव सर्च के दौरान प्रेजेंट रह सकता है। जो लिस्ट बनाई गई है उसकी कॉपी उस व्यक्ति को देनी होती है। आफ्टर दैट सर्च ऑफ पर्सन, इफ ए पर्सन इज सर्च्ड, a list of items taken must be prepared and a copy of must be given to the person searched. अगर किसी पर्सन का पर्सनल सर्च किया गया है तो क्लोज 3 के अंडर उसके पास जो चीज़ें मिली हैं उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और उस पर्सन को कॉपी दी जाएगी। आफ्टर दैट रिफ्यूजल टू विटनेस, इफ समवन रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू अटेंड द सर्च विदाउट रीजनेबल कॉज दे आर डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब अगर किसी व्यक्ति को विटनेस बनने के लिए लिखित ऑर्डर दिए गए हैं और वो बिना वैलिड रीजन के ना आए तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसने सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 का ऑफेंस किया है। तो इन शॉर्ट सेक्शन 103 का मेन मकसद है सर्च का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, लीगल और फेयर तरीके से हो। किसी भी क्लोज जगह में तभी सर्च किया जा सकता है जब उस जगह का मालिक या केयर टेकर पुलिस को अंदर जाने दे। अगर वो मना करता है तो लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स यूज किया जा सकता है। सर्च के वक्त लोकल लोगों को विटनेस बनाया जाता है ताकि कोई गलत काम ना हो। सारे आइटम्स का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाता है और कॉपीज कंसर्न लोगों को दी जाती है। अगर किसी पर्सन का सर्च होता है तो उसका भी रिकॉर्ड बनाकर दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति सर्च विटनेस बनने से मना कर दे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। इस सेक्शन का मेन फोकस है सच्चाई के साथ सर्च हो, किसी और व्यक्ति के राइट्स का वायलेट ना हो और हर स्टेप लॉ के मुताबिक हो। Now we will talk about section 104 disposal of thing found in search beyond jurisdiction. मतलब अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर सर्च वारंट चलाया जाए और वहाँ कोई चीज़ें मिलती हैं तो उन चीज़ों को किस कोर्ट के पास ले जाना चाहिए, इसका रूल इस सेक्शन में बताया गया है। Let's read this section first. Section 104 disposal of things found in search beyond jurisdiction when in the execution of search warrant at any place
beyond the local jurisdiction of the court which issued the same. Any of the thing for which search is made are found, such thing together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant, unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein than to such court, in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there be a good cause to the contrary, such magistrate shall make an order authorizing them to be taken to such court. If summons or such warrant received from a contracting state has been executed, and the documents or things conducted or things found in the search shall be forwarded to the court issuing the summons or such warrant through such authority as the central government may by notification specify in this behalf. सेक्शन 104 का सिंपल मतलब है कि अगर किसी कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया है और वो सर्च किसी दूसरे एरिया में होता है जो कि जुरिडिक्शन के बाहर है, तो जो भी सामान मिलता है उसे उस कोर्ट के पास ले जाना होता है जिसने वारंट दिया था। लेकिन अगर सर्च वाली जगह किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के ज़्यादा नज़दीक है तो सामान और उसकी लिस्ट पहले उस मजिस्ट्रेट के पास भेजनी ज़रूरी है। फिर वो मजिस्ट्रेट परमिशन देता है कि सामान ओरिजिनल कोर्ट तक भेज दिया जाए। और अगर सर्च किसी फॉरेन कंट्री के वारंट या सम्मन पे हुआ हो, जैसे किसी एग्रीमेंट के थ्रू, तो जो भी सामान या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड अथॉरिटी के थ्रू ओरिजिनल कोर्ट तक भेजना होता है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि चाहे सर्च लोकल हो या इंटरनेशनल, सामान का डिस्पोजल लीगल तरीके से ही होगा। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Disposal of things found in search beyond jurisdiction. Execution of search warrant beyond jurisdiction. If a search warrant is executed at a place beyond the local jurisdiction of the local that issued it, and things are found, these things, along with the list of items found, must be taken before the court issuing the warrant. Or magistrate order for disposal. The magistrate receiving the things and the list will authorize them to be taken to the court issuing the warrant, unless there is a good reason not to do. After that, search warrant from contracting states. If a search warrant or summon is received from a contracting state, the documents or things found in the search must be forwarded to the court issuing the warrant, and the forwarding will be done through the authority specified by the central government. चार्ट से हमने क्लियरली देखा कि सेक्शन 104 का मेन फोकस ये है कि अगर सर्च वारंट किसी दूसरे एरिया में एग्जीक्यूट हो रहा हो तो जो भी सामान मिलता है उसका लीगल तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए बिना कन्फ्यूजन के। और अगर ओरिजिनल कोर्ट दूर है और कोई दूसरा मजिस्ट्रेट नज़दीक है तो सामान पहले उसके पास जाता है और उसकी परमिशन से ओरिजिनल कोर्ट तक भेजा जाता है। और अगर सर्च किसी फॉरेन कंट्री के रिक्वेस्ट पे हो रहा हो तो सामान एक स्पेसिफाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू प्रॉपर रूट से भेजा जाता है। यानी चाहे सर्च लोकल हो या इंटरनेशनल, लॉ ये इंश्योर करता है कि एविडेंस या सामान कहीं लूज ना हो और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर रहे। आफ्टर दैट, सेक्शन 105, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब सर्च और सीजर का पूरा प्रोसेस ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और प्रूव हो सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 105, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, article or thing under this chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses shall be recorded through any video, audio, electronic means, preferably mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to the district magistrate, sub-divisional magistrate और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेक्शन 105 कहता है कि जब भी पुलिस किसी जगह का सर्च करे या किसी प्रॉपर्टी, सामान या आर्टिकल को सीज करे तो पूरा प्रोसेस का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो सकती है। इसमें सिर्फ सर्च ही नहीं बल्कि जो सामान मिलता है उसकी लिस्ट
बनाने का प्रोसेस, विटनेसेस के साइन करने की मूवमेंट, सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस ऑफिसर को ये रिकॉर्डिंग बिना डिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भेजनी होती है। ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और बाद में कोई भी शक या झूठी बात सामने ना आए। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ चार्ट। Section 105 Recording of search and seizure through audio video electronic means. Scope applicable to searches and seizures conducted under this chapter. Search and seizure provisions and under section 185. After that, recording process, the entire process of search of a place, seizure of property, article or a thing, preparation of list of seized items and signing of the list by witnesses must be recorded by audio video electronic means, preferably using a mobile phone, and forwarding the recording. The police officer conducted the search or seizure shall forward record without delay and submit it to the district magistrate, sub divisional magistrate or judicial magistrate of the first class. इन शॉर्ट ये चार्ट क्लैरिफाई करता है सेक्शन 105 का फोकस है सर्च और सीजर को कम्प्लीटली फेयर और अकाउंटेबल बनाना। जब सब कुछ ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड होगा तो इलीगल सर्च एविडेंस के छेड़छाड़ का चांस नहीं रहेगा। इससे इन्वेस्टिगेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है और पब्लिक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। आज के डिजिटल टाइम में ये स्टेप इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का स्मार्ट और सेफ प्रोसेस है। After that, section 106 power of police officer to seize certain property. पुलिस किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है जो चोरी हुई हो सकती है या फिर किसी के संबंध में क्राइम का शक है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। Clause 1. Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. मतलब सेक्शन 106 का क्लोज 1 कहता है अगर पुलिस को कोई प्रॉपर्टी चोरी की लगी हो या किसी ऑफेंस से जुड़ी होने का शक हो तो वो उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। ये पावर किसी भी पुलिस ऑफिसर को दी गई हैं। After that, clause 2. Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure of that officer. मतलब अगर सीज करने वाला ऑफिसर किसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ से जूनियर है तो उससे तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट देनी होती है। After that, clause 3. Every police officer acting under subsection 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court or where there is a difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation. He may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to procedure the property before the court as and when required and to give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same, provided that where the property seized under subsection 1 is subject to speedy and natural decay and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of such property is less than 500 rupees, it may forthwith be sold by auction under the orders of the Superintendent of Police and the provisions of section 503 and 504 shall, as nearby as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale. हर पुलिस ऑफिसर ऐसे सीजर करता है उससे मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट करनी होती है। अगर वो प्रॉपर्टी कोर्ट तक ले जाना मुश्किल है या पुलिस कस्टडी में उसका रहना जरूरी ना हो तो उस प्रॉपर्टी को किसी रीजनेबल व्यक्ति के हवाले किया जा सकता है। बस उस व्यक्ति को एक बॉन्ड साइन करना होता है कि जब कोर्ट कहे वो सामान ले आएगा। और अगर प्रॉपर्टी जल्दी खराब होने वाली है और प्रॉपर्टी के मालिक का पता ना हो या वो एब्सेंट हो और उसकी वैल्यू 500 से कम हो तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर से उसे ऑक्शन करके बेचने की परमिशन भी है। उससे जो भी पैसा आएगा उसकी हैंडलिंग के रूल्स सेक्शन 503 और 504 के थ्रू होते हैं। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। Seizure of property. A police officer may seize property that is alleged or suspected to stolen
or found under suspicious circumstances suggesting that commission of an offense, and report to officer in charge. If the police officer is subordinate to another officer, they must immediately report to the seizure to the officer in charge of the police station. After that, reporting to magistrate. The police officer must report the seizure to the magistrate with jurisdiction. If the seized property cannot be easily transported or stored, the officer may give the custody to the property to a person. Then such person must execute a bond to produce the property before the court when required. After that, sale of perishable property. If the seized property is subject to speedy decay and rightful owner is unknown or absent and the property is worth less than 500 rupees, the property may be sold by auction under the order of the superintendent of police, and the provisions of section 503 and 504 will apply to the proceeds from the sale. इन शॉर्ट, चार्ट को देखने के बाद ये क्लियर होता है कि सेक्शन 106 पुलिस को पावर देता है सस्पिशियस या चोरी की प्रॉपर्टी को तुरंत सीज करने की, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देता है, जैसे टाइमली रिपोर्टिंग, प्रॉपर कस्टडी और अगर जरूरत हो तो सेफ डिस्पोजल का प्रोसेस। इस सेक्शन का पर्पस है कि एविडेंस सिक्योर रहें लेकिन अननेसेसरी किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं सेक्शन 107 की, अटैचमेंट, फॉरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सेक्शन बात करता है अगर पुलिस को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी किसी जुर्म से मिली है, जैसे क्राइम से कमाई गई हो, तो वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकता है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी क्राइम की कमाई है या नहीं। अगर हाँ तो प्रॉपर्टी को अफेक्टेड लोगों में बांटा जा सकता है, वरना गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। Let's read the section for better understanding. Section 107, Attachment, Forfeiture or Restoration of Property. Clause 1. Where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of a criminal activity or from the commission of any offense, he may, with the approval of the superintendent of police or commissioner of police, make an application to the court or the magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offense or commit for trial or try the case for the attachment of such property. मतलब जब पुलिस को शक है कि कोई प्रॉपर्टी किसी क्राइम के थ्रू मिली है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की परमिशन से कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी अटैच कर दें। After that, clause 2. If the court or the magistrate has reason to believe, whether before or after taking evidence, that all or any of such properties are proceeds of crime, the court or the magistrate may issue a notice upon such person, calling upon him to show cause within a period of 14 days as to why an order of attachment shall not be made. मतलब कोर्ट अगर सोचता है कि प्रॉपर्टी क्राइम की कमाई हो सकती है, तो वो उस प्रॉपर्टी के मालिक को 14 दिन का नोटिस भेजता है कि वो बताए कि प्रॉपर्टी अटैच क्यों नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट, क्लोज 3, वेयर द नोटिस इशूड to any person under subsection 2 specifies any property as being held by any other person on behalf of such person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. मतलब अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है लेकिन असली मालिक के लिए रखी गई है, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी नोटिस भेजा जाएगा। After that, clause 4, the court or the magistrate may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under subsection 2 and the material fact available before such court or magistrate, and after giving reasonable opportunity of being heard to such person or the persons, may pass an order of attachment in respect of those properties which are found to be proceeds of crime, provided that if such person does not appear before the court or the magistrate, represent his case before the court of magistrate within period of 14 days specified in show cause notice, the court or the magistrate may proceed to pass the ex parte decree. मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने शो कॉज नोटिस भेजा है जिसमें उससे पूछा गया है कि उसके पास जो संपत्ति है क्या वो किसी क्राइम से जुड़ी हुई है या नहीं, तो उस व्यक्ति को 14 दिन के अंदर कोर्ट के सामने अपना जवाब देना होता है। कोर्ट उसका जवाब देखेगी, सारे फैक्ट्स देखेगी और वो उस व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का पूरा मौका भी देगी। अगर उसके बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी क्राइम से जुड़ी हुई है,
तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है, यानी उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति 14 दिन के अंदर कोर्ट के सामने नहीं आता, ना ही कोई जवाब देता, तो कोर्ट बिना उसकी बात सुने भी एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकती है। इसका मतलब है कि कोर्ट सिर्फ सामने वाले एविडेंस के बेसिस पे फैसला सुना सकती है, बिना उस व्यक्ति को सुने। तो अगर किसी को ऐसा नोटिस मिले तो उससे सीरियस लेना चाहिए और टाइम पे अपना जवाब जरूर देना चाहिए। आफ्टर दैट क्लोज 5, notwithstanding anything contained in subsection 2, if the court or the magistrate is of the opinion that issuance of notice under the said subsection would defeat the object of attachment or seizure, the court or magistrate may, by an interim order passed ex parte decree, direct attachment or seizure of such property, and such order shall remain in force till an order under subsection 6 is passed। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने से अटैचमेंट का मकसद ही फेल हो जाएगा, तो बिना नोटिस दिए भी टेम्परेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। After that, clause 6, if the court or the magistrate finds the attached or seized properties to be proceeds of crime, the court or the magistrate shall, by order, direct the district magistrate to relatively distribute such proceeds of crime to the person who are affected by such crime। क्लोज 6 बात करता है, अगर कोर्ट प्रॉपर्टी को क्राइम की कमाई मानती है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देता है कि वो अफेक्टेड लोगों में प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यू बांटे। आफ्टर दैट क्लोज 7, on receipt of an order passed under subsection 6, the district magistrate shall, within a period of 60 days, distribute the proceeds of crime either by himself or authorize any officer subordinate to him to effect such distribution। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिन के अंदर प्रॉपर्टी को बांटना होता है या अपने सबॉर्डिनेट को आदेश देना होता है। आफ्टर दैट क्लोज 8, इफ देर आर नो क्लेमेंट्स टू रिसीव सच प्रोसीड्स और नो क्लेमेंट इज एज सर्टेनेबल और देर इज एनी सरप्लस आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेमेंट, सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शैल स्टैंड फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं है या सब क्लेम फुलफिल होने के बाद कुछ प्रॉपर्टी बची है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इन शॉर्ट, सेक्शन 107 कहता है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये समझ जाए कि प्रॉपर्टी क्राइम से जुड़ी हुई है, यानी चोरी, धोखा, घूस, इलीगल काम के अंडर पाई गई है, तो वो प्रॉपर्टी अटैच या जब्त करने के लिए कोर्ट या मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकती है, एसपी या कमिश्नर के अप्रूवल के बाद। और कोर्ट या मजिस्ट्रेट अगर ये मान लें कि प्रॉपर्टी सच में क्राइम का नतीजा है, तो वो उस व्यक्ति को 14 दिन का नोटिस भी देंगे कि वो बताए कि उस प्रॉपर्टी को क्यों ना अटैच किया जाए। और उस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा व्यक्ति उसके बिहाफ पे रखता है तो नोटिस उस दूसरे व्यक्ति को भी दिया जाएगा। और अगर व्यक्ति टाइम पे कोर्ट में आके जवाब देता है तो उसकी बात सुनी जाएगी, नहीं आया तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दिया जा सकता है, यानी बिना उसके जवाब के इंतजार किए। और कोर्ट एक और पावर देता है, अगर लगता है कि पहले से नोटिस देने से प्रॉपर्टी हथियाई जा सकती है तो कार्यवाही फेल हो सकती है, तो कोर्ट बिना नोटिस के तुरंत टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर भी दे सकता है। और अगर साबित हो जाए कि प्रॉपर्टी क्राइम की कमाई है तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अफेक्टेड लोगों में वो पैसे या सामान बांट दें। और डीएम को 60 दिन के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। अगर कोई भी क्लेमेंट ना मिले या पैसा बचा हो तो वो सरकार के पास चला जाता है, यानी वो फॉरफिट हो जाता है। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अटैचमेंट, फॉरफिचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 107, investigation and belief of proceeds of crime. A police officer believes property is derived from a criminal activity. With approval from superintendent or commissioner of police, an application is made to the court or magistrate for property attachment. After that, courts and magistrate section. Show cause notice. Believes property is proceeds of crime. It issues a notice to the person within 14 days to show why attachment should not be made. If property held by another on behalf of the accused, the notice is served to both the parties. After that, court's decision hearing. After considering any explanation, the court magistrate may pass an attachment order for properties found to be proceeds of crime. An ex parte order. If person does not respond within 14 days, the court may issue the order without hearing ex parte. An interim attachment. If the court believes that notice would defeat the purpose, it can
issue an ex parte interim attachment order siege of the property, and the interim order stays until the final order passed under subsection 6. After that, distribution of proceeds. If the property is confirmed as proceeds of crime, the court declare the district magistrate to distribute it to the affected parties. And action by district magistrate. Distribution. The district magistrate must distribute proceeds within 60 days or delegate the task to the subordinate officer. After that, forfeiture. If no claimants are found or there is a surplus after distribution, the proceeds forfeiture to the government. In short, चार्ट से क्लियरली समझ आता है कि सेक्शन 107 का मेन मकसद है क्राइम से कमाई गई प्रॉपर्टी को पकड़ना, उसे लोगों तक पहुंचाना जिनको नुकसान हुआ है, और कोई ना हो तो उसे सरकार के हवाले करना। इससे ना सिर्फ इलीगल पैसा सिस्टम से बाहर होता है बल्कि विक्टिम्स को भी थोड़ा न्याय मिलता है। ये सेक्शन एक फेयर लीगल मैकेनिज्म सेट करता है जिसमें पुलिस, कोर्ट और मजिस्ट्रेट मिलकर इंश्योर करते हैं कि क्रिमिनल्स अपनी इलीगल प्रॉपर्टी के साथ ना बच पाएं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 108 मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। मतलब मजिस्ट्रेट अपने सामने भी सर्च करवाने का हुक्म दे सकता है अगर वो उस जगह का सर्च वारंट इशू करने का अधिकार रखता है तो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 108 मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। मतलब अगर कोई मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी जगह का सर्च करना ज़रूरी है तो वो अपने सामने ही उस जगह की तलाशी करवाने का हुक्म दे सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो मजिस्ट्रेट उस जगह के लिए सर्च वारंट जारी करने के अधिकार रखता हो। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 108 मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अथॉरिटी एनी मजिस्ट्रेट। स्कोप द सर्च मस्ट pertain to a place for which the magistrate is competent to issue a search warrant. After that, directives. The magistrate may direct the search to be made and ensure that search is conducted in his presence. In short, section 108 magistrate को पावर देता है कि वो अपने सामने सर्च कराने के निर्देश दे जिससे कि सर्च का प्रोसेस ज़्यादा क्लियर और ट्रस्टवर्दी बन सके। After that, we will talk about section 109 power to impound documents etc. produced. कोर्ट को अधिकार है कि वो अपने सामने जो भी डॉक्यूमेंट या चीज़ पेश की जाए उसे जरूरत पड़े तो इम्पाउंड का हुक्म भी दे सकता है। Let's read the section for better understanding. Section 109 power to impound document etc. produced. Any court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it under this संहिता। मतलब जब भी डॉक्यूमेंट या कोई वस्तु किसी केस में कोर्ट के सामने रखी जाती है तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि उस चीज़ को अपने पास रखना ज़रूरी है या नहीं। अगर कोर्ट को लगे कि उस डॉक्यूमेंट या वस्तु को आगे के फैसले के लिए संभाल के रखना चाहिए तो वो उसे इम्पाउंड कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि किसी केस में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट या प्रूफ कोर्ट के सामने रखा गया है जो केस के फैसले में ज़रूरी है। कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रोक सकता है ताकि उसके मिसयूज ना हो और फ्यूचर में उसका रेफरेंस ले सकें। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 109 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड अथॉरिटी एनी कोर्ट अंडर दिस संहिता एंड स्कोप applies to any document or thing produced before the court. And what's the power? The court may impound, take and retain custody of the document or thing if the court thinks fit. In short, section 109 कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि वो किसी भी सबमिटेड डॉक्यूमेंट या आइटम को केस के लिए संभाल कर रख सकता है जो न्यायिक प्रक्रिया को मदद करता है। After that, we will talk about section 110 reciprocal agreements regarding processes. ये सेक्शन बताता है कि अगर किसी कोर्ट को किसी एक्यूज्ड को सम्मन भेजना हो, अरेस्ट वारंट भेजना हो, किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बुलाना हो या सर्च वारंट एग्जीक्यूट करवाना हो इंडिया से किसी दूसरे राज्य में या इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में,
तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मान लीजिए सम्मन या वारंट इंडिया के किसी और राज्य में भेजना हो, जैसे जम्मू कश्मीर या कोई ऐसी जगह है जो सेट टेरिटरीज में नहीं आती, तो कोर्ट डुप्लीकेट सम्मन वारंट उस एरिया के लोकल कोर्ट को या जज को भेज सकता है पोस्ट या किसी और तरीके से। फिर वो लोकल कोर्ट उसको सर्व या एग्जीक्यूशन करेगा, जैसे कि वो उनकी ही जुरिडिक्शन का केस हो। आफ्टर दैट अगर किसी फॉरेन कंट्री में ये प्रोसेस भेजना है तो ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया ने उस कंट्री के साथ म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट किया हो। फिर कोर्ट को सम्मन वारंट सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड अथॉरिटी के थ्रू आफ्टर दैट अगर कोई सम्मन या वारंट इंडिया के किसी और एरिया से या फॉरेन कंट्री से आए तो भारत का कोर्ट उस सम्मन या वारंट को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि लोकल कोर्ट ने भेजा हो। उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से होगा। अरेस्ट वारंट होने पर व्यक्ति को सेक्शन 82 और 83 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा और सर्च वारंट होने पर मिले हुए सामान या डॉक्यूमेंट्स को सेक्शन 104 के प्रोसीजर के हिसाब से हैंडल किया जाएगा। और अगर फॉरेन कंट्री का वारंट है तो जो सामान या डॉक्यूमेंट मिलेगा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड अथॉरिटी के थ्रू उस देश के कोर्ट तक वापस भेजा जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स इंडिया के कोर्ट्स और फॉरेन कोर्ट्स के बीच लीगल कोऑपरेशन का सिस्टम है जिससे सम्मन या वारंट या सर्च ऑर्डर्स एक दूसरे की कंट्रीज में भेजे और एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन और एग्रीमेंट होना जरूरी है। Let's read the section for better understanding. Section 110 Reciprocal Arrangements Regarding Processes. Clause 1 Where a court in the territories to which the Sanhita extends. Hereinafter in the section referred to as said territories desire that. Clause A summon to an accused person, or B a warrant for the arrest of an accused person, or a summon to any person requiring him to attend and produce a document or other thing or to produce it, or a search warrant issued by it shall be served or executed at any place. Subclause 1 Within the local jurisdiction of a court in any state or area in India outside the said territories, it may send such summons or warrant in duplicate by post or otherwise to the presiding officer of the court to be served or executed, and where any summons referred to in clause A or clause C has been so served, the provisions of section 70 shall apply in relation to such summons as if the presiding officer of the court to whom it is sent were magistrate in the said territories. Subclause 2 In any country or place outside India in respect of which arrangements have been made by the central government within the government of such country or place for service of or execution of summons or warrant in relation to criminal matters. Hereinafter in the section referred to as contracting state, it may send such summons or warrant in duplicate in such form directed to such court, judge or magistrate and sent to such authority for transmission as the central government may by notification specify in this behalf. सेक्शन 110 क्लोज 1 BNSS बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स यानी आपस में सम्मन और वारंट भेजने का सिस्टम। जब किसी कोर्ट को किसी दूसरे एरिया देश में कोई लीगल प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना होता है, सिंपल भाषा में अगर किसी कोर्ट ने किसी एक्यूज्ड को सम्मन या अरेस्ट वारंट भेजना हो या किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बुलाना हो या सर्च वारंट एग्जीक्यूट कराना हो और ये सब एक्शंस किसी दूसरे राज्य या फॉरेन कंट्री में लेने हों तो कोर्ट क्या करेगा। इस सेक्शन के दो पार्ट्स हैं। पहला, अगर इंडिया के किसी दूसरे राज्य में भेजना हो तो कोर्ट अपना सम्मन या वारंट डुप्लीकेट में पोस्ट या किसी और तरीके से उस राज्य के लोकल कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेज सकता है। वो लोकल कोर्ट फिर उस सम्मन या वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर सम्मन क्लोज ए या सी के अंडर भेजा गया हो तो सेक्शन 70 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, जैसे कि वो मजिस्ट्रेट खुद सेट टेरिटरीज का हो। इसके बाद बात आती है दूसरे पार्ट की। अगर कोई फॉरेन कंट्री में भेजना हो, अगर वो कंट्री इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है यानी जिसके साथ इंडिया ने लीगल कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया है, तो फिर कोर्ट उस कंट्री के साथ जज या मजिस्ट्रेट को वो सम्मन या वारंट भेज सकता है डुप्लीकेट फॉर्मेट में और उस कंट्री तक भेजने का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, जैसे कि उन्होंने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है। After that, Section 110, Clause 2, where a court in the said territories has received for service or execution. Subclause A,
a summon to an accused person or a warrant for the arrest of an accused person or a summon to any person requiring him to attend and produce a document or other thing or to produce it, or a search warrant issued by 1. A court in any state or area in India outside the said territories. 2. A court judge or magistrate in a contracting state. It shall cause the same to be served or executed as if it were a summons or warrant received by it from another court in the said territories for service or execution within its local jurisdiction, and where Subclause 1. A warrant of arrest has been executed. The person arrested shall, so far as possible, be dealt with in accordance with the procedures specified by Section 82 and 83. And Subclause 2. A search warrant has been executed. The things found in search shall, so far as possible, be dealt with the accordance with procedures specified by Section 104. Provided that in the case where a summons or search warrant received from the contracting state has been executed, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the court issuing the summons or search warrant through such authority as the central government may by notification specify in this behalf. मतलब सेक्शन 110 क्लोज टू सिंपल शब्दों में ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट को बाहर से यानी इंडिया के किसी दूसरे राज्य से जो सेड टेरिटरीज के बाहर हैं या किसी फॉरेन कंट्री से जिसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहते हैं जिसके साथ भारत का एग्रीमेंट हुआ है, कोई सम्मन, अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाले सम्मन मिलते हैं, तो उस कोर्ट का फर्ज होगा कि समन्स या वारंट को वैसे ही एग्जीक्यूट करे जैसे उन्हें अपने ही एरिया के किसी कोर्ट से मिले हों। यानी कोर्ट उसे इग्नोर नहीं करेगा बल्कि प्रॉपर तरीके से उस सम्मन या वारंट को सर्व या एग्जीक्यूट करेगा जैसे नॉर्मल केसेस में करते हैं। और अगर वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो इंसान अरेस्ट होता है उसके साथ सेक्शन 82 और 83 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। ये सेक्शन मेनली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं। और सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो भी सामान सर्च में मिलता है उसके साथ सेक्शन 104 के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और भी इम्पोर्टेंट बात है, प्रोविजन कहता है अगर कोई सम्मन या सर्च वारंट किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या फॉरेन कंट्री से आया है और उसका एग्जीक्यूशन हो गया है तो जो डॉक्यूमेंट्स या सामान मिला है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड चैनल के जरिए वापस उस फॉरेन कोर्ट तक भेजना होगा जहां से वो इशू हुआ था। Let's break it into a simple chart for better understanding. Section 110. Reciprocal arrangements regarding processes. When a court in the said territories desire to execute summon to an accused person, warrant for an accused person, summon to produce document and things, and such warrant. After that, execution in another jurisdiction. Within India, outside the said territories, court sends summon and warrant in duplicate to the presiding officer of the local court, and provisions of section 70 apply if the local court is a magistrate in the said territories. Part B. In case of outside India and contracting state, court sends summon and warrant in duplicate to the designated authority in the contracting state, and central government issues a notification for authority and transmission of process. After that, when court receives a summons and warrant for execution from any other state in India or contracting state, execution procedure, summons or warrant executed as if it came from another court in the said territory, arrest, follow procedure in section 82 and 83, and in case of search, follow procedure in section 104. Part B. Documents, things forwarding. Such documents or things must be forwarded to the court that issued the summons and warrant. ये चार्ट देखने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि सेक्शन 110 का मकसद है कि इंडिया और दूसरे देशों के बीच क्रिमिनल केसेस में कोऑपरेशन हो। अगर कोई क्रिमिनल किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में छुपा है तो लीगल प्रोसेस उसे वहाँ तक पहुँचाया जा सके, चाहे वो अरेस्ट वारंट हो या सर्च वारंट हो। इससे क्रिमिनल सेफ जोन में जाके भी नहीं बच सकते और कोर्ट्स को इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंश्योर होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही लीगल टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
आपका एक लाइक और शेयर किसी और तक इम्पोर्टेंट लीगल नॉलेज पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।